गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो अब जोधपुर से बैंगलोर पहुँच जाती है। जैसे वो बैंगलोर पहुँचती है तो वहाँ पर उसके लिए कार आती है। वहाँ पर जो अंकल रहते हैं जिन्हें वो अन्ना कहती है, वो अन्ना उन्हें घर तक छोड़ते हैं। जैसे ही वो घर पे एंटर होती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत सी लेडी दिखती है जो एक्चुअल में आहाना की मॉम रहती है। और उसके हैंडसम से डैड दिखते हैं जो उसे बहुत टाइटली हग करके बोलते हैं, आखिर मेरी बेटी घूम फिर कर आ गई। और उसके डैड जो रहते हैं वो बहुत प्यार करते हैं आहाना से। और वहाँ पर एक एक ओल्ड लेडी रहती है जो उसकी दादी रहती है। और दादी तो बहुत मस्त रहती है और दादी उसे बोलती है कि तुम जोधपुर से क्या लेकर आई हो। तो वो कहती है कि दादी मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। तो वो कहती हैं तुम लेकर तो बहुत कुछ आई हो, मुझे बताना। इनडायरेक्टली दादी ये कहती है कि जो चेहरे पे स्माइल आई है वो किसकी वजह से आई है, वो सब चीज़ें मुझे बताओ। और दूसरी तरफ जो हमारी कृषा रहती है वो जब बैंगलोर से आती है तो अपने डेली काम्स में लग जाती है, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो ऑफिस जाती है और अपनी हर एक चीज़ों पे लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर सचिन मिलता है। सचिन और आहाना और सचिन, कृषा और कार्तिक एक ही कंपनी में काम करते थे, जिसमें कृषा के पास अ, सचिन आकर बोलता है कि यार तुझे उस लड़की के बारे में इतनी डिटेल्स क्यों जाननी है, जिस काम के लिए जोधपुर तू गई थी वो हुआ कि नहीं। पर वो कहती है कि जो काम के लिए मैं जोधपुर गई थी वो तो लगभग हुआ है, पर उस तरीके से जो हम काम कर रहे थे अब हमें काम का तरीका बदलना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड्स उसके आगे देखते हैं। यार तरीका क्यों बदलना है, जब इतने अच्छे तरीके से काम चल ही रहा है तो तू क्यों बदलना चाहती है। तभी कृषा खड़े होके बोलती है, सचिन ये मेरी लाइफ है और ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इसकी लड़ाई मुझे खुद लड़नी है। तू मेरा मदद कर रहा है कि बहुत अच्छी बात है, पर जो तरीका मुझे सही नहीं लगता है उस तरीके के पीछे मैं नहीं भागती हूँ। एंड द बाय द वे मैं सच बोलूँ तो मैं तुझे इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहती हूँ, पर तू है कि बिना इन्वॉल्व हुए रह ही नहीं जाता। हर बार तेरा मन करता है कि तू आए और इंटरफेयर करे। तो तभी वो कहता है, सुन मैंने तेरे फैमिली, आई मीन स्पेशली तेरे डैड से प्रॉमिस किया था तूने कि चीज़ें इधर से उधर हो जाए। सचिन हमेशा खड़ा रहेगा कृषा के लिए और मैं खड़ा रहूँगा। तभी कृषा टर्न होके बोलती है, मेरे साथ खड़े होने के चक्कर में खुद की खुशियों को खराब मत कर। और ना तू कोई जुडिशियल सिस्टम है, ना तू कोई जज है, और ना तू कॉन्स्टिट्यूशन है, और ना तू कोई ऐसा लॉ है जो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज हो सकता है और लिखित में तूने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो लाइफ को एंजॉय कर। तभी कृषा के पास सचिन आके बोलता है, तेरे साथ रह के ही लाइफ एंजॉय हो जाती है, और तू ना रहे तो फिर मेरी लाइफ में मज़ा ही क्या है। तभी बोलती, मुझ जैसे बोरिंग इंसान के साथ कोई खुश नहीं रह सकता। मैं अपनी लाइफ में ही कुछ अलग ही उलझी हुई हूँ, और मैं सच कहती हूँ मैं तुझे उसका पार्ट नहीं बनाना चाहती। तो कहता है, चल छोड़ ना यार, इन सारी बकवास वाली बातों पे मत किया कर। वैसे जोधपुर से मेरे लिए क्या लेकर आई है। तभी वो बोलती है कि मैं सच्ची बताऊँ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सचिन का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। सचिन एक्चुअल में भाग रहा रहता है कृषा के पीछे में, लेकिन उतनी देर में उसको बॉस बुला लेता है और वो वहाँ से चली जाता है बॉस के पास। बॉस उसे कुछ काम करने के लिए दे देता है और उनकी मीटिंग अराउंड 1 से 2 घंटे तक चलती रहती है। इस बीच में जो कृषा रहती है वो अपने काम में थोड़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारी आहाना है वो अपने मॉम एंड डैड के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी मॉम को काफ़ी थैंक यू बोलती है और सबको सॉरी बोलती है कि वो इस बार गई थी ट्रिप में तो किसी के लिए कुछ लेकर नहीं आई। तभी उसकी दादी बोलती है, तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलोगी आहाना। तो वो अपनी दादी को बोलती है कि क्यों दादी। तो कहती है, चलो ना, मैं बोल रही हूँ चलो मेरे साथ। तो कहती है कि ओके दादी चलते हैं। तो वो दादी के साथ चलती है। दादी एकदम अब तो एल्ड एज हो गई थी, तो वो काफ़ी तेज तो चल नहीं सकती थी, लेकिन वो उनके पास एक स्टिक रहती थी, वो स्टिक को पकड़ के ऐसे चलती थी। थोड़ा सा उनको बैक का प्रॉब्लम था, वो इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई थी कि उनकी सोच अलग थी। तो वो धीरे धीरे चलती हैं। तभी वो आहाना को अपने रूम पे लेकर जाती हैं और वहाँ बिठाती हैं और कहती हैं
बेटा एक वो डायरी है उसे ज़रा खोलना। जैसी वो डायरी को खोलती है आहाना, और उसमें ना एक लड़के की फ़ोटो रहती है, और वो उसको देखती है, कहती है कि दादी ये कौन है, दादा है क्या? जो देखो ना कितने हैंडसम है, ओ माय गॉड ये तो कितना क्यूट इंसान है। तभी दादी कहती है ये मेरा पहला प्यार है। तो कहती है दादाजी तो बहुत अच्छे लगते हैं। तभी उसकी दादी कहती है कि ये दादाजी नहीं है। तो वो कहते क्या? तो कहती है कि हाँ, दादा नहीं है तुम्हारे, तुम्हारे दादा वो देखो फोटो लगी है, ऐसे दिखते थे तुम्हारे दादा। तो वो कहती है कि माँ दादी, जब आप प्यार किसी और से करती थी तो फिर आपने दादा से शादी क्यों करी? तब वो कहती थी कि बेटा उस जमाने में ना प्यार व्यार कुछ नहीं होता था, माँ बाप की खुशी ही देखी जाती थी, और मेरे माँ बाप की खुशी तुम्हारे दादा से शादी कराने पे थी। तो हमने हमारे प्यार का गला घोटा और इस घर में आ गए, और जब से सिर्फ इसी घर के बन गए हैं। तभी आना बोलती है सो सैड दादी। सुन के बुरा लगा, मोहब्बत नहीं मिले तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो उसकी दादी कहती है हाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर तुम बताओ तुम्हें किससे प्यार हो गया है? तो कहती दादी मुझे किसी से नहीं हुआ, और ऐसे करके वो उठ के जा रही रहती है। तभी उसकी दादी उसका हाथ पकड़ के बोलती है बैठो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दादी कम और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हूँ। बचपन से मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारे साथ रही हूँ, और अब तुम मुझसे ही बात नहीं बताओगी? तभी वो कहती है दादी अगर कुछ होगा तो मैं पक्का बताऊंगी ना, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इतने टाइम से हम साथ में थे, कभी आपने मुझे ये डायरी छूने नहीं दी, और इस डायरी पे ये फोटो भी आप मुझे अब बता रहे हो, इसका क्या रीजन है? तभी वो हंसते हुए बोलती हैं क्योंकि बेटा ये डायरी मैंने बोला था कि मैं तब ओपन करूंगी जब मेरी पोती को किसी से प्यार हो जाएगा। यहाँ मेरी पोती के चेहरे पे मुस्कान वाला इंसान मिल ही गया है, इसलिए अब उसे मोहब्बत के बारे में बताना ज़रूरी हो गया है। तुम्हें पता है ये जुनजुन है, ये जुनजुन मुझे बहुत पसंद था, मैं इससे बहुत प्यार करती थी, मेरा पड़ोसी ही था। ये मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी लेकर आता था, जिसे तुम लोग आज की दुनिया में स्माइल कहते हो, और हमारी दुनिया में वो हंसी होती थी। बहुत अच्छी जिंदगी चलती थी। बस जुनजुन कमाता नहीं था, पैसे कमाने के लिए वो हमारे गांव से दूसरे गांव चला गया। जब तब वो आया तब तब मेरे हाथ पीले हो चुके थे। बहुत रोया था उस दिन वो। तो तभी वहाँ पर आहाना जो है अपनी दादी के पास बैठती है, मतलब वो अपने दादी के लैप के मतलब दादी कुर्सी पे बैठी रहती है तो वो ज़मीन पे बैठती है, और अपना सर दादी के लैप पे रख के बोलती है दादी वो इंसान अगर कुछ काम से आपसे दूर हुआ तो आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इंतज़ार कर सकती थी, आपने शादी क्यों कर ली? वो इंसान आता ना आपसे प्यार करता तो। वो कहती है हाँ वो आता, मुझसे प्यार भी करता और मुझसे शादी भी करता, पर वो बहुत टाइम निकल चुका था, मेरी उम्र हो रही थी शादी की, ना उसने मुझे इन्फॉर्म किया ना कुछ किया, मुझे बताया ही तक नहीं। कब तक इंतज़ार करती, 2 साल तो ऐसी मैंने कर लिया था, और मोहब्बत का इकरार भी तो हमारे बीच में नहीं हुआ था कि मैं मेरे माँ बाप से क्या कहती कि एक अजनबी है जिसे मैं पसंद करती हूँ, और उसने मुझसे अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही है, ऐसे कैसे चलता? तभी वो अपनी दादी की तरफ देख के बोलती है तो आपको कैसे पता था कि फिर वो प्यार करता था? तो वो बोलते हैं मोहब्बत ना दिख जाती है, किसी का आपके लिए केयर करना, आपके पास होना, वो सब जो होता है ना उससे पता चल ही जाता है।
पर एक होता है वादा करना। वादा अगर करो तो निभाओ। मेरे और उसके बीच में वादा नहीं था और हमारे बीच में मोहब्बत का इजहार भी नहीं हुआ था। इसलिए मेरे माँ बाप को मैं समझा नहीं सकी और मैंने तुम्हारे दादा से शादी कर ली। तुम्हारे दादा भी काफी अच्छे हैं, मतलब थे, पर झुनझुन की बराबरी और पहली प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज भी झुनझुन की बहुत याद आती है। तभी आहना बोलती, दादी कभी पता नहीं किया वो कहाँ है? तो कहती, नहीं, और पता नहीं करना, उसकी भी तो पोता पोती होंगी जैसे मेरी है। हाँ, पर तुम्हें मैं ये कहानी क्यों बता रही हूँ आहना? तो आहना बोलती है, नहीं पता दादी, क्यों बता रहे हो आप मुझे? तो कहती है, अरे बेवकूफ़, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी जो मोहब्बत तुम लेकर आई हो, इसे अपनी मोहब्बत का इजहार और इकरार और वादा तीनों ले लेना, क्योंकि मेरे जैसी हालत मत करना जो एक किताब में बस उसकी चीज़ ही रखे रह जाए। तो मोहब्बत के लिए सामने के सामने हिम्मत करना। काश मैंने हिम्मत की होती तो अपनी मोहब्बत का इकरार करके वादा तक ले लेती, बट ये मैंने नहीं किया, इसलिए तुम ये गलती ना करना। आहना जो होती है वो अपनी दादी के बस लाप पे रखकर कुछ सोच रही रहती है, जैसे कि वो कहना चाहती है कि मैंने तो इकरार कर दिया है दादी, बट कहाँ से वो हाँ कहेगी, तभी तो होगा। और वो इंसान ऐसी है कि जो बिना बताए चली गई। क्या करूं दादी, कैसे बताऊं आपको कि यहाँ मुझे एक लड़के से नहीं, एक लड़की से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब जो सचिन रहता है उसका जब काम खत्म होता है तो अपने कैबिन से निकलता है, तो वहां जब वो जाता है तो एक डेस्क पे एक पार्सल रखा रहता है। वो जैसे ही उस पार्सल को देखता है वो फटाफट उसको खोलता है और अनरैप करता है, तो वहां पर एक उसको एक शर्ट मिलती है और एक एक जो होता है क्या बोलते हैं उसे, गमछा, गमछा नहीं बोल सकते, स्टोल टाइप का, जो मेन स्टोल होता है ना, मेन का जो स्टोल होता है वो रहता है, स्कार्फ भी कह सकते हो आप, तो वो रहता है। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ से उठ के जाता है कृषा की टेबल के पास और बोलता है थैंक यू। तो कृषा कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं लेकर आई हूँ और मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तुम्हारे आशिक होगा कोई जिसने ये रख कर गया होगा। तभी बोलता है, मेरे ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं, और ये स्कार्फ और ये शर्ट मेरे ही पसंदीदा कलर है और पैटर्न भी वही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कृषा ही ला सकती है। थैंक यू शॉपिंग करने के लिए। तो कहती है, अब जाओ काम करो, मुझे भी काम करने दो। तभी सचिन कहता है, तू कितनी बोरिंग है ना? तो कहते हैं, हाँ मैं इतनी ही बोरिंग हूँ। वहाँ पर जो कृषा रहती है कुछ और ही दिमाग में उसका चल रहा रहता है। उसे तो आहना की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही रहती है। आहना का वो क्यूट सा चेहरा, बार बार उसके पास आकर उसे अनॉइंग करना, बार बार उसके पीछे पड़ के उसका काम करवाना। वैसे कृषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके काम में इंटरफेयर करे या उसको कोई पोक करे, लेकिन जब आहना उसे करती थी तो उसे वो अच्छा लगता था, और अगर वही चीज़ अगर सचिन करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो कुछ सोचती रहती है, तभी उतनी देर में सोचते सोचते उसको एक मैसेज आता है और वो एक मैसेज को देखती है तो वो आहना का मैसेज होता है और वो मैसेज में लिखा रहता है, हाय, तुम कहाँ हो और मुझे अपना एड्रेस तो दो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम कहाँ पर हो? ऐसे करके मैसेज लिखा रहता है। कृषा उसे देखकर उसके एक पल के लिए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बट दूसरे पल में वो कहती है कि इससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा है, पर ये तरीका इसके करीब आने का सही नहीं है। वो यहाँ पर फ़ोन कट कर देती है, मतलब फ़ोन पे देखती है और मैसेज जो टाइप करने वाली रहती है वो डिस्कार्डेड कर देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है।
सचिन वहाँ से ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। सचिन को भी एक अनोनिमस सा कॉल आता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है वगैरह, जैसे कि वो आदमी कौन था, वो सीरियल किलर आदमी था, उसे उसे बैंगलोर से किसी ने पैसे भेजे थे, ये सब चीज़ें आता है। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी के थ्रू जो बात पता करनी थी वो उसको पता ही नहीं चल रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि हो जाए, पर उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। और वो उठकर कृषा के पास आके बोलता है, सॉरी यार, वो पता नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कहती कि कोई बात नहीं, अब मुझ पे छोड़ दो, वैसे भी अब उसके बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल ही है। वेल, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतने आसानी से उस तक पहुँचने देगा। यहाँ तक कि जब 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद उसका मर्डर फेल हो चुका है। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो अपने काम में लग जाती है, और काम पे लगने के बाद वो जब बाहर निकल रही रहती है, जैसे ही वो बाहर निकलती है, ऑफिस का टाइम कुछ 7-8 बजे का होगा, 7 बजे ही वो ऑफिस से निकलती है और वो जा रही रहती है। आज उसको लेट हो चुका था क्योंकि वो कुछ ज़रूरी काम में बिजी थी, वरना ऑफिस का टाइमिंग तो उसका 6 बजे का कब का रहता है। पर वो जब वो ऑफिस से निकलती है तो वहाँ से जा रही रहती है, तो आज उसका ध्यान कुछ अलग ही रहता है। कृषा का ध्यान बहुत अलग था। उसे चीज़ें पुरानी भी बहुत याद आ रही थी, जैसे उसे जोधपुर के वक्त के माहौल की चीज़ें याद आ रही थी। तभी उसका ध्यान चलते चलते चलता रहता है। एकदम से उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कब मेन रोड के बीच में आ गई है, और उसकी ना एकदम से टक्कर हो जाती है कार से। और जैसी वो टक्कर होती है तो वो वहाँ से एक लड़की उतरती है और जम के चिल्लाती है, ओ आई एम रियली रियली सॉरी। और जैसी वो कृषा को देख के बोलती है, नो आई एम नॉट सॉरी। तो वो कहती है कि फिर कहती है, तुम तुम कितनी बड़ी आफत हो। तो कहती है, नो, मैं आफत नहीं हूँ। इसलिए कहते हैं, जब ध्यान से अगर कोई तुम्हें पूछे या तुम्हें मैसेज करे, रिप्लाई दे देना चाहिए। तुम मुझे अपने आप से दूर कर सकती हो, लेकिन डेस्टिनेशन मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती, आहाना कहती है। फिर वो गिरी हुई रहती है, पीछे से हॉर्न बजने की आवाज़ आ रही रहती है क्योंकि वो थोड़ा सा मेन रोड होता है। तभी वो उठती है और फटाक से कृषा को लेती है और अपनी कार में बिठाती है और कार को थोड़ा साइड में जाकर लगाती है। तो कृषा कहती है, गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाती क्यों हो, लोगों को ठोकने के लिए। तभी आना उसके पास आकर बोलती है, अगर ठोकती नहीं तो तुम मुझे मिलती कैसे। वैसे भी देखो ना, हमारा लक कितना अच्छा है, बेंगलोर जैसी सिटी में है जहाँ पर लोग, इतना बड़ा है बेंगलोर कि यहाँ से कोई भी कहीं पर भी हो, लेकिन फिर भी हम मिल लिए। तुम्हें पता है, आज सुबह से मेरा मन नहीं लग रहा था कृषा तुम्हारे बिना। तो कृषा बोलती है, मन लगा लो आना, जिस चीज़ की कोई मंजिल नहीं है ना, उस राह पर चल के कोई मतलब नहीं है। तभी वो उसके और करीब आकर बोलती है, स्वीटहार्ट, कभी कभार मंजिल के पीछे नहीं भागते हैं, कभी कभार तो सफ़र का मज़ा लेते हैं। और तुम्हारा और मेरा जो सफ़र रहेगा वो SUFFER वाला नहीं रहेगा, मतलब इंग्लिश वाला सफ़र नहीं रहेगा, सुनहरा सा सफ़र रहेगा। तभी कृषा बोलती है, तुम मुझसे इतना ही चिपक कर बात क्यों करती हो, थोड़ा दूर होकर भी तो बात कर सकती हो। तो कहती है, दूर रह के देख लिया कृषा, आज दिन भर से मन नहीं लग रहा है। अच्छा हुआ तुम ठुकी, पता चला कोई और ठुक जाता मेरे हाथों तो वो तो जाना ही था, पता नहीं स्वर्गवासी हो जाता। पर देखो ना, खुदा भी कितना अच्छा है, मुझे तुमसे मिला देता है। तो कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई है। तो कहती है, ओह सॉरी, वैसे पिछली बार जब मुझे चोट लगी थी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा था, नाउ इट्स माय टर्न। तो कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पर छोड़ो, मैं कैब करके अपने घर जाऊंगी। तो कहती, शट अप कृषा, मैं तुम्हें घर इतने आसानी से ड्रॉप कर दूं, अभी तो मिली हो तुम मुझे, और तुम्हें ड्रॉप करने का थॉट भी मैं अपने मन में नहीं ला सकती। उफ, ये गुस्ताखी करने की गलती ना करूं मैं कभी तुम्हारे साथ। कृषा बोलती है कि फाइनली कहाँ फंस गई मैं फिर से, तुमसे जितना दूर रहना चाहो ना, नहीं रह सकती हूँ।
तो आहना कहती है तो और करीब आओ ना, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। वैसे भी कृषा, तुम जब करीब होती हो ना, तुम्हारी फ्रेगनेंस, तुम्हारा ऑर्डर मुझे पागल करता है। तो कृषा कहती ठीक है, कल से मैं ऑर्डर चेंज कर लूँगी, मैं दूसरा परफ्यूम लगा लूँगी, और तुम्हें इतना अच्छा लगता है मेरा परफ्यूम तो तुम खुद परचेज़ कर लो और मैं तुम्हें लिंक भेज देती हूँ। तो कहती है उफ इडियट। तो ऐसे बोलकर वो साइड में अपनी गाड़ी को जो पार्क की रहती है उसे हटाती है और लेके जा रही थी। तभी कृषा कहती है सुनो, मेरा घर यहाँ नहीं है। तो कहती है शट अप कृषा, तुम्हें मिलने के बाद मैं छोड़ने की बात नहीं कर सकती, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे फिर से मिल गई हो। ये बोलकर जो कृषा रहती है वो आहना को देखे जा रही रहती है, और जो आहना रहती है वो गाड़ी चला रही रहती है। गाड़ी अच्छी स्पीड में चलाकर वो अपने घर पर ले आती है। जैसे कृषा देखती है बोलती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहती है ये मेरा घर है। पिछली बार जब मुझे चोट लगी थी तो तुम्हें याद है कि तुम मुझे अपने रूम पर लेकर गई थी, एंड वॉट यू सेड दैट अतिथि देवो भव, इट्स नाउ माई टाइम। तो कहती है सुनो, मुझे इस घर में नहीं रहना है, प्लीज़ यहाँ से जाने दो मुझे। तो कहती है पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मैं कृषा। और ऐसे कह के वो उसे उठाती है। तब वो जब उसे उठाती है तो वहाँ से चलते नहीं बनता। वहाँ पर तभी एक मतलब अन्ना आ जाते हैं, और अन्ना आकर बोलते कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारी दोस्त को। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ध्यान रख सकती हूँ। आप वो जो व्हील चेयर होते हैं ना जिसमें हम दादी को बिठा के ले आते हैं, वो व्हील चेयर ले आओगे। तो कहते हैं हाँ मैं लेकर आता हूँ अभी। तो वो व्हील चेयर लेकर आते हैं और उसमें वो उसे बिठाती है। तभी कृषा बोलती है मुझे इतनी चोट नहीं लगी है कि तुम मुझे व्हील चेयर पे बिठा रही हो, और ये कौन सा ट्रीटमेंट दे रही हो। तो कहती चुप रहो कृषा, तुम मेरे घर पर हो, चलो मैं तुम्हें मेरा घर दिखाती हूँ। और ऐसे चलकर वो घर दिखाने लग जाती है और पूरा घर उसे दिखा रही रहती है। कृषा को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उसके घर में। फिर उसका एकदम से फ़ोन बजा रहता है कृषा का। तो कृषा अपना फ़ोन उठाती है तो वहाँ सचिन रहता है। सचिन बोलता है तू कहाँ पर है यार, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू मुझे नहीं मिल रही है। तभी वो कहती है कि मैं कहीं और हूँ, मैं थोड़ा सा फंस गई हूँ, मैं तुझे बाद में बात करूँ। तो कहता है यार कहाँ फंस गई है, और अगर फंस गई है तो मुझे बोलना, मैं तुरंत आता हूँ अभी के अभी, तू टेंशन क्यों ले रही है। और ये बात ना एक्चुअली आहना को अच्छी नहीं लग रही रहती है कि कोई मतलब कृषा को डिस्टर्ब करे। तो उसका फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन छीन के बोलती है हेलो, कृषा मेरे साथ है, आहना के साथ है, और अभी आप मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और ये बोल के फ़ोन काट देती। वहाँ से सचिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ये लड़की इसको कहाँ मिल गई। और आज सुबह शायद कृषा ने ये नहीं कहा था कि मुझे इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए, और अब ये इसी लड़की के साथ है। इससे जो सचिन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे रहते हैं, और वो सोचता है कि वो कॉल करके फिर से पूछे। पर उतनी देर में हमारी आहना मैडम ने फ्लाइट मोड पे डाल दिया रहता है। यहाँ पे कृषा चिल्लाती है ये क्या बदतमीजी है आहना, तुमने मेरा फ़ोन छीन लिया है, ये करने का सही तरीका नहीं है। तो कहती है कृषा सब कुछ हो सकता है, अब तुम मेरे साथ तो। और ऐसे करके वो उसे अपने रूम की तरफ लेके जाती है, इतनी स्पीड में रूम की तरफ लेकर जाती है और अपना रूम दिखाती है। रूम में क्या, मैंने बताया था उसका रूम कितना अच्छा रहता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो उस रूम पर वो बिठाती है। अहाना बिल्कुल बच्ची थी, एक 18 से 19 साल की लड़की है वो, और उसकी बचकानी हरकतें ये सब है। लेकिन कृषा काफ़ी मैच्योर्ड होती है, लेकिन उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि किसी और के घर पर आना वगैरह। और अहाना जो रहती है उसको फ़ोन दे देती है। कृषा भी अपने फ़ोन पे इतना ध्यान नहीं देती है, वो फ़ोन साइड में रख देती है। वो ये भी चेक नहीं करती है कि वो फ्लाइट मोड पर है। उसे ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से निकलूँ। तो वो निकलने के लिए कोशिश करती है। तभी जो अहाना होती है अपने ड्रॉ से ऑइलमेंट लेकर आती है और ऑइलमेंट उसके पैर पे लगा रही रहती है। उसका बोलती है पैर को रुको ना ज़रा, क्रचेस करके आराम से लगाती है। कहती मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ। तभी कृषा कहती तुम्हारे जितना मुझे नहीं लगा है, ये नॉर्मल है मेरे लिए, तुम मुझे बस ज़बरदस्ती उठाकर ले आई हो।
तो कहती है कि ओ मैं ज़बरदस्ती की हूँ तुम्हारे साथ। कृषा अभी तक तो की भी नहीं है और तुम ऐसे कर रही हो। तो कहती है देखो आना, घर देख लिया है, बहुत सुंदर है तुम्हारा घर, पर मुझे जाने दो। तो कहती है कृषा क्या मेरा तुम्हारे पास ऐसे बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कृषा क्या तुम्हें मेरी एक पल भी याद नहीं आई? तुम मुझसे इतना ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो कि जैसे हमारे बीच में कुछ है ही नहीं? मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो और मुझे सच सच बोलो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आई मेरी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए? क्या तुम्हारे लिए आज का दिन काटना इसी हो गया? क्या तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि आना कहाँ पर है, क्या है, कैसी, ये सही है कि नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं किया? कृषा तुम्हें पता है, जब से तुम मुझसे अलग हुई हो ना, मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। मैं ऑल टाइम सोचती रही मैं तुमसे कैसे मिलूं, क्या मिलूं, तुम्हें कैसे जानूं। पर आज मैं इतनी खुश हूँ तुम्हें अपने पास देखकर। मेरी दादी हमेशा से सही कहती है, मोहब्बत करो तो इजहार करो और अपना बनाओ, वरना कोई और तुम्हारी मोहब्बत को लेकर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं यहाँ बैठ के तुमसे कन्फेस करती हूँ, आई लव यू कृषा, आई मैडली लव यू and my love towards you never going to change. You love me? Tell me, Krisha, you love me? कृषा की तो आंखें बिल्कुल एकदम फटी की फटी रह जाती है और जब आहना उसके इतने करीब आकर बैठती है, एकदम करीब, मतलब दोनों के बीच में ना थोड़े सा भी स्पेस नहीं होता और वो बस बोले जा रही रहती है इतने करीब आकर। कृषा जो होती है सिर्फ उसकी आंखों में और उसके लिप्स की तरफ ही देखे रहती है। क्या बोलती है वो, क्या बोल रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसकी तो हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि अपने हार्ट बीट से फाइटिंग कर रही है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। वो सिर्फ और सिर्फ आहाना को देख रही रहती है। आहाना भी बहुत मस्तीखोर रहती है। वो थोड़ा और पास जाती है और बोलती है बोलो ना कृषा, बोलती क्यों नहीं है? और ऐसे कह के उसके लिप के पास अपना लिप लेकर जाती है। जैसे थोड़ा आगे करती है, कृषा भी बिना सोचे समझे खुद आगे होती है और आगे हो रही रहती है। तभी आहाना एकदम से पीछे होके बोलती है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, और ये बोलकर भाग जाती है। यहाँ कृषा को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है। फिर वो अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर कहती है मैं जितना इस लड़की से दूर जाना चाहूँ, मैं क्यों नहीं जा सकती। कोई मुझे बस इस इंसान से दूर रखे। इसे नहीं पता है ये बाद में जाके बहुत हर्ट होगी और इससे ज़्यादा मैं हर्ट होंगी और किसी को इजाज़त नहीं मुझे हर्ट करने का। तभी वहाँ पे जो दादी रहती हैं वो एकदम से आना बेटा, कहाँ हो, अपने रूम में हो क्या, मैं आती हूँ, ऐसे बोल के दादी आ रही रहती है। और दादी जैसी गेट खोलती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है। तो जो दादी रहती है वो अंदर आकर बोलती है तुम कौन हो बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तो वो कहती है कि दादी मैं एक्चुअल में कृषा हूँ और मैं आहाना की दोस्त हूँ। तभी तक आहाना अंदर आ जाती है और आकर दादी से बोलती है अरे दादी आप आ गए हो। तो कहती है कि हाँ ये कौन है बेटा। तो कहती है दादी जो बात मैं आपको बताना चाहती थी ना कि मैं बहुत खुश थी जोधपुर में। तो कहती ओ जोधपुर में जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेकर आया। हाँ। तो कहती है बस एक ट्विस्ट है दादी, स्माइल लेकर आया नहीं, स्माइल लेकर आई।
मेरी दोस्त कृषा। तो उसकी दादी थोड़ा सा शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है और कहती है यही मेरी दोस्त है। और पता है दादी, आज अभी हम लोग सुबह से नहीं मिले थे, अब मिले और आज हम अभी टकरा गए। और टकरा गए तो मेरी वजह से इसके पैर पे चोट लग गई, मैंने गाड़ी से ठोक दिया दादी, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आ गई हूँ। दादी बस आहाना के चेहरा और कृषा का चेहरा को ऑब्जर्व कर रही रहती है। तो अब देखते हैं वो क्या समझ जाएंगी या वो कैसे रिएक्ट करेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि एक प्यार करना एक लड़की से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक लड़के से प्यार करना। तो अब देखते हैं क्या होता है, हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ़ यू लाइकिंग माई स्टोरी जस्ट टेल मी। हाँ, थोड़ी सी जो आफ्टर अब जोधपुर के बाद तो थोड़ी सी स्टोरी थोड़ा सा स्लो और थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, एक दो एपिसोड्स, फिर वो थोड़ा कवर अप हो जाएगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है अब वो एकदम से नहीं आ सकता है, उसको आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको अब धीरे धीरे स्टोरी समझ में आएगी।